अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है द मंक इन सीएम निवास। योगी आदित्यनाथ टेल्स अस व्हाई ही स्विच गियर। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। इसके पार्ट आएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है। तो कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हर व्यक्ति अपने आप में एक योगी बन सकता है। अपने कर्मों से मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। हमारे यहाँ कोई ड्रेस कोड पॉलिटिक्स में नहीं है। सफेद पोशाक पहने हुए तो तो गांधी टोपी पहन लिया और तो ठीक है, पहने उसके अनुरूप आचरण भी करे ना। कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई नहीं बोल सकता। अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? बोलने से और भाषण करने से सामाजिक न्याय आ जाएगा? परिवारवाद, जातिवाद, यही सामाजिक न्याय है। किसने रोका था यूपीए को? किसने रोका था यूपी में समाजवादी पार्टी को? किसने रोका था वेस्ट बंगाल में इतने दिनों से टीएमसी की गवर्नमेंट है? किसने रोका है वहाँ पे? क्यों वहाँ माताएं रो रही हैं? भारत के अंदर ये लोग अल्पसंख्यक के नाम पर अपने लिए विशेष अधिकार की मांग करते हैं। प्रश्न है कि ये वीडियो बनाने के बाद 2 महीने तक क्यों इसको सुरक्षित करके रखा गया था और फिर संसद के एक दिन पहले क्यों जारी हुआ? दोस्तों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है ये। नेशन फर्स्ट। अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। मीडिया के रिपोर्टर के रूप में अगर आप तुलना करें तो महर्षि नारद थे। Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in the city of Lucknow, which is the capital of the state of Uttar Pradesh. Before I introduce my guest, I am going to give you a quote from a bestseller book, The Monk Who Sold His Ferrari. According to this book, the secret to happiness is very simple. Find out what you love doing and then direct your energies towards that. My guest today did exactly that. He's a monk who found a purpose beyond divine pursuit. Yogi Adityanath is the 2-time Chief Minister of Uttar Pradesh, the state whose population is more than that of France, Germany and UK combined. With a population of 230 million, making up 17% of India's population, UP would be the world's 6th largest country by population if it were a real country. A state that was considered one of the most backward in India for over 100 years. A state that sent indentured labourers to British colonies when India was under colonial rule. Yet, it's also the state from where independent India got 9 of her prime ministers. Yogi Adityanath, the 2-term Chief Minister of the state, is a monk who wears his Hindu identity with pride. He's been pilloried for being majoritarian and riding roughshod with Muslims who constitute 19% of the population of Uttar Pradesh. For those viewers not familiar with Yogi Adityanath's political beginnings, योगी जी ने 1996 में महंत अवैधनाथ के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया। 1998 में महंत अवैधनाथ ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया और अगले लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी और उम्मीदवार घोषित किया। और फिर 1998 में योगी आदित्यनाथ 26 वर्ष की आयु में गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से सबसे कम उम्र वाले लोकसभा सदस्य बने। Today's conversation with Yogi Adityanath is going to be something which has never been seen before. That much I can promise you. प्रणाम योगी जी, ANI पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद। आपके राजनीतिक जीवन के बारे में मैं पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में बात करूंगी। पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप धर्म योगी कब, कैसे, क्यों बने? क्योंकि इतनी छोटे से उम्र में आप में ये त्याग की भावना क्यों जागी? आप साइंस के स्टूडेंट थे, तो साइंस और धर्म ये कैसे मिलाप हुआ? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को धर्म समझना पड़ेगा। भारत की परंपरा को अगर हम जानना चाहेंगे तो भारत ने केवल उपासना विधि को धर्म नहीं माना है। कर्तव्य
और सदाचार को धर्म को का एक रूप माना है और धर्म को उससे जोड़ करके देखा है। धर्म एक व्यवस्था है, एक वे ऑफ लाइफ है, जिसको आप एक जीवन पद्धति कह सकते हैं। वो जीने की एक कला है। विज्ञान उसके उन्नयन का एक माध्यम है। अध्यात्म उसकी चरम स्थिति, यानी साइंस उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। हम जब भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो साइंस का एक अन्वेषण होता है, एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है। लेकिन जब चेतना का विस्तार हम करेंगे तो चेतना का वह विस्तार अध्यात्म की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, जहां पे व्यक्ति किसी कार्य का केवल सृष्टा ही नहीं बनेगा बल्कि उसका दृष्टा भी बन सकता है। और यही वैदिक ऋषियों ने किया था जी। इसलिए स्वाभाविक रूप से एक सीमित क्षेत्र और एक सीमित भूमिका के साथ आगे जाने के बजाय उसमें स्वयं प्रवेश करके देखो क्या है, तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। तो उन चीज़ों को लेकर के इसलिए मैंने अध्यात्म का सहारा लिया और उससे आगे बढ़ कर के फिर उस अन्वेषण की यात्रा हमारी लगी हुई। एक साइंस के स्टूडेंट के साथ साथ एक योगी के रूप में उस दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं। नाथ समुदाय के बारे में कुछ बताइए हमें कि उसमें ऐसी क्या बातचीत थी कि जो आप इतनी कम आयु में आप जुड़ गए उस समुदाय से? देखिए, नाथ संप्रदाय भारत का प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है। यह भारत की एक उस विशिष्ट साधना पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है जो वास्तव में व्यवहारिकता को लिए हुए है और व्यवहारिक दृष्टि है। यद्यपि सभी संप्रदायों की अपने अपने दर्शन हैं, अपने अपने मंत्र हैं, अपनी अपनी पद्धतियां हैं, सब में श्रेष्ठता है और उसमें मुझे जो उचित लगा मैंने उस समय वो किया। और उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ संतों की परंपरा थी, महंत अवेद्यनाथ जी महाराज को मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के रूप में चयन करके मैंने उनसे दीक्षा ली। एक गुरु का मिलना वो भी एक इट्स अ मैटर ऑफ लक भी कहिए, फेट कहिए। तो जब आप मिले उनसे तो आपको उसी वक्त पता लग गया था कि ये मेरे गुरु बनेंगे? देखिए, पता किसी को नहीं लगता है और ये लक भी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध है और ये उसी के साथ जुड़ता है। देखिए, आप जिस घर में पैदा हुए हैं तो आप लिख के थोड़े गए थे, आपका प्रारब्ध था। आप ENI के माध्यम से कार्य करेंगे, जन सेवा का कार्य करेंगे, यह भी एक प्रारब्ध है। ऐसे ही ये हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। उसके लिए हमें चेतना को अपने विराट विस्तार देना होगा, समझ में सब आ जाएगा। तो जब आपने अपने घर में बताया कि मैं गुरु से मिला हूँ, मैं घर छोड़ के त्याग की ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तब घर में रिएक्शन क्या हुआ? नहीं, देखिए, कोई माँ बाप इसके लिए अपनी सहमति नहीं देता है, क्योंकि उनका अपना एक दायरा है। उनका एक दायरा है जो उनका एक सीमित क्षेत्र है। उस सीमित क्षेत्र को उसी को बंधन कहते हैं। हमारे यहाँ कहा गया ना, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है, जो सोचता है कि मैं मेरा परिवार, ये जब भावना आती है ना तो व्यक्ति उस तक सीमित रहता है और यही उसके बंधन का कारण है। जो उस बंधन को तोड़ करके बाहर निकलता है
वही उसकी मुक्ति का माध्यम बनता है, उसके मोक्ष का कारण बनता है। और उस बंधन को जो भी तोड़ेगा, ये बंधन हर एक क्षेत्र में व्यक्ति के जीवन में आते हैं। कष्ट एक हुआ आपको? विद्यार्थी अगर अपने बंधन को नहीं तोड़ेगा, एक क्लास में ही कहेगा कि नहीं मुझे तो इसी क्लास में रहना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्या वो अगली क्लास में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। एक शिक्षक कहेगा कि नहीं मुझे तो जहाँ नियुक्ति मिली है मैं उसी रूप में, या कोई कार्मिक इसी रूप में कहेगा कि मुझे वहीं काम करना है, क्या वह आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। उसको एक बंधन तोड़ना होता है। एक क्लास में है, क्लास के बंधन को तोड़ करके अगली क्लास में जाता है, उसका प्रमोशन होता है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की स्थितियाँ आती हैं। एक धर्म योगी से आप फिर राजनीति में आए, उस सफ़र के बारे में बताइए। और एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा था, जैसे आप बता रहे थे कि एक इंसान जो दुनियादारी और बंधनों से आप निकल चुके हैं, तो उस वैराग्य से आप अगर राजनीति में आते तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ आप में? देखिए यही अंतर है, धर्म योगी नहीं, योगी योगी होता है। और मैं एक योगी हूँ। धर्म का मतलब केवल पूजा पद्धति नहीं है, कर्म भी। धर्म एक समग्र जीवन की पद्धति है। धर्म कर्तव्य के पथ की प्रेरणा देने वाला, उस पथ का की ओर अग्रसर करने वाला, आग्रही बनाने वाला एक मार्गदर्शक है। हम उसको केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं कर सकते। एक योगी के रूप में एक परिवार के बंधन को तोड़ करके समाज के इस विराटता के साथ अपना जुड़ाव हुआ है। इसलिए उस विराटता के साथ जोड़ करके अपने आप को कार्य करना। दूसरा, एक योगी का मतलब ये नहीं कि वह केवल अपने स्वयं की मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक लाभ के लिए वह अपने आप को सीमित कर ले। अगर समाज के सामने चैलेंज है, कोई चुनौती है, तो उस चुनौती से जूझने के लिए भी अपने आप को तैयार करें। याद रखना, साधना की जो सबसे पहली पद्धति आती है उसमें सेवा है। भक्ति के मार्ग का भी जो नवधा भक्ति की व्यवस्था की गई है भारत की संतों ऋषियों ने, उसमें पहला मार्ग सेवा है। कोई भी साधक सन्यासी या योगी बनता है तो उसके लिए सेवा के मार्ग का अनुसरण करके ही आगे की दीक्षा का मार्ग प्रशस्त हो पाता है। हम लोग भी जब एक योगी के रूप में सार्वजनिक जीवन में आए तो सार्वजनिक जीवन में किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि इस कार्य के लिए आए कि नहीं, यह एक सेवा का माध्यम है और हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की सेवा इस पद पर रह करके अंत्योदय कर सकते हैं, और उसी लक्ष्य को लेकर के व्यक्ति कार्य करता है। जी, मैं फिर से उसी बात पे आऊँगी। जब आप घर छोड़ के निकले थे, अभी हाल ही में हमने देखा एक फ़ोटो आपने ट्वीट किया था और वो वायरल भी हो गया था, जब आप अपने माता से मिलने गए थे। तो उस वक्त आपको कैसा लगा जब आप गए थे? देखिए, मैं कई वर्षों के बाद गया था। जी। मेरे पिताजी का जो है देहांत 2020 में हो गया था। मैं उससे पहले उनसे या उस अपने परिवार के लोगों से कई वर्षों से नहीं मिल पाया था। संयोग से कोरोना कालखंड प्रारंभ हो चुका था, लॉकडाउन प्रारंभ हो चुका था, तो उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं भाग नहीं ले पाया था। आपके पिताजी के? हाँ। तो मुझे जब गत वर्ष अवसर मिला था तो मैं अपनी माँ से मिलने के लिए ज़रूर गया था। तो स्वाभाविक रूप से एक माँ और पुत्र के बीच में जो संवाद होने चाहिए वही संवाद वहाँ पे हुआ। आप उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा पाए, पर जब वो आपसे मिलने आते थे, आप उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो वो एक आम नागरिक की तरह आते थे, सीएम के पिता के रूप में नहीं आते थे? नहीं, यहाँ वो कभी नहीं आए। वो मुझसे मिलने के लिए, मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी
नजीमाबाद में, और नजीमाबाद में मैं एक चीनी मिल के उद्घाटन में गया था। तो भाषण करते हुए मैंने देखा सामने जो है कोई बैठा है, तो मैं पहचान गया उनको। मैंने कहा ये तो मेरे पिताजी हैं लगता है। वो सभा के बीच में बैठे हुए थे। तो फिर मैंने सभा समाप्त होने के बाद अपने साथ के कुछ लोगों से कहा, मैंने कहा देखो यार वो आए हैं तो उनको बुलाओ, थोड़ा मुलाकात करते हैं। तो तब मेरी मुलाकात हुई थी। जी, आपकी छोटी बहन जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 30 साल उन्होंने आपको राखी नहीं बांधी। 2022 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले जब उन्हें पता लगा कि आप घर छोड़ के आप योगी बनने के लिए निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि वो भिक्षा मांगने वाले संतों में आपको ढूंढ रही थी और मिले नहीं आप उन्हें। बहुत मुश्किल हुआ होगा ना उन्हें? देखिए, इस सब के जीवन में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमें जो है केवल अपने स्वयं के स्मरण के लिए रखना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से सबके जीवन में आता है। कई वर्षों के बाद जो है इस चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे लगता है यही जीवन है। चलें जी, वीडियो स्टॉप कर दिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है, इसके पार्ट्स ही आएंगे भाई। आज ये योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू देख रहे थे, तो उनका जो सफ़र था वो कैसा था कि पहले वो योगी बने, फिर योगी से वो फिर सियासत में आ गए। योगी आदित्यनाथ बन गए। आप थोड़ा सा चूक गए। पहले वो साइंस के स्टूडेंट थे। हाँ, साइंस को छोड़कर वो योग में गए। उसके बाद वो सियासत में आए जी। तो वैसे फैमिली के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि एक बच्चा है उसको अच्छे से पढ़ाया हो। थोड़ा सा मुश्किल नहीं भाई साहब, बहुत मुश्किल होता है। गालियां भी साइंस का स्टूडेंट, वही ना, एक साइंस का स्टूडेंट वो जाने लेकिन ये भी तो देखना, योगी सर क्या बोल रहे थे, एक मोहल्ले को तोड़ना पड़ता है ताकि दूसरी क्लास में जा सके। लेकिन हर कोई ऐसा अगर वो साइंस में रहते तो आज सीएम तो ना होते। यार सीएम ना होते, लेकिन उस शोबे में तो आगे दुनिया कौन सी खत्म होने वाली है। लेकिन ये भाई ऊपर वाला नहीं लिखा होता है, और वो जिसने जिस कैटेगरी में जाना होता है वो कई ऐसे रास्ते बना देता है, वो बंदा खुद ब खुद ही चला जाता है। और रास्ते घर वालों की सपोर्ट है ही नहीं है, घर वालों को पता ही नहीं गया किधर है, वो ढूंढ रहे हैं। गरीब फैमिली से थे, बिल्कुल साधारण सी फैमिली, आम। और इनकी बहन मेरे ख्याल में उनकी दुकान है। अच्छा, बहुत ही साधारण सी फैमिली है। वो बोल तो रहे हैं कि भाई अपने वालिद को मिले कई साल अपनी फैमिली को नहीं मिले। उसकी बहन बोली मुझे 30 साल हो गए मैंने राखी नहीं बांधी। मतलब इतने मसरूफ हैं, काम भी इतने। टाइम तो मिल जाता है, लेकिन वो तो जाना नहीं चाहता, यही बात है। टाइम तो बंदा कहीं ना कहीं निकाल ही लेता है। चलो क्या है, बंदा 5-10 मिनट तो निकलता है भाई। अब सीएम की पोस्ट पर ऐसा तो नहीं 24 घंटे काम, कौन से इतने काम होते हैं। दिन को काम है, रात को तो फ्री होते हैं। अपने भारत के उद्घाटन के लिए नहीं गए यार, कुछ ना कुछ तो उद्घाटन नहीं भाई साहब, उनकी जो डेथ हुई थी उसकी जब होती है ना वो अंतिम संस्कार, तो उधर नहीं गए। मतलब कि अपने वालिद के जनाजे में अब समझ, क्योंकि मौसम की हिंदी कमजोर है थोड़ी सी, इसलिए समझ नहीं आती। वो उद्घाटन बोल रहे, उद्घाटन तो होता है किसी का करना होता है। अच्छा, ये उद्घाटन का आज मतलब समझ ले भाई साहब, इनॉग्रेशन इसको कहते हैं, इफ्तिताह। अच्छा, वही है ना अपने भारत के उसके लिए नहीं। अंतिम संस्कार होते हैं कि भाई आखिरी आराम का या आखिरी रस्मात, वो वाले आ जाते हैं। तो उस पे भी नहीं पहुंच सके, तो मजबूरियां भाई साहब कि देश के लिए यहाँ पे देश के लिए। लेकिन ये भाई कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, इतना तो कम से कम बंदा 1 घंटा कर सकता है यार। ये तो नहीं कि कौन सा, ये भी 24 घंटे सूली पर लटके हुए हैं कि इनके पास इतना ही वक्त नहीं था कि बाप के जनाजे में जाकर शरीक होते। तो कहीं ना कहीं पर ना, चलो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर फेल हो गया। मैं इसे खामी गिनूंगा, मैं इसे खामी नहीं, बिल्कुल हम भी गिनेंगे भाई साहब कि यहाँ पर एक बेटा जो है वो फेल हो गया कि कम से कम अपने बाप के इतनी बड़ी पोस्ट मिली और अपने घर वालों के लिए, ये तो मतलब एक उभरता सितारा है। ठीक है, चलो अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं निकाल, चलो कंट्री के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। उसके लिए भाई साहब उनके घर वालों ने कभी क्लेम नहीं किया जी। उन्होंने कभी वो नहीं बोला कि भाई आप बुरा काम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कभी बोला ही नहीं।
वो प्राउड फील करते हैं, लेकिन वो अगर थोड़ा बहुत अपने घर वालों को भी टाइम दे देते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो घर वालों को सपोर्ट करें, क्योंकि मीडिया की भी नजर आती है ना, क्योंकि मीडिया की नजर है। मीडिया मोदी और योगी ऐसे इंसान हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कम से कम वो मिल तो सकते हैं, मिलने में कौन सा सपोर्ट करना हो गया भाई साहब। और वो दूसरे कहते हैं कि अपनी लेकिन फैमिली वो को जिस तरह- कहते हैं ये इनको इनकी तनख्वाह नहीं मिलती मिलती है, तो फिर उसमें से वैसे खर्च नहीं वैसे कर अपनी सकते। तनख्वाह से भी पैसे दे सकते हैं। पीएम मोदी के पास 2-3 करोड़ रुपया है, उसमें से वो चाहें तो वो अपनी फैमिली को दे सकते हैं, लेकिन नहीं देते। लेकिन अपनी फैमिली को भी तो बेहतर सपोर्ट करना चाहिए ना, उसका कारोबार जो उसके घर वाले, हो सकता है वो नॉर्मल सी जिंदगी गुजार रहे हो, नहीं, लेकिन वो उनका करप्शन एक सीएम इतना बड़ा है, अरे भाई एक प्राइम मिनिस्टर, उनके घर वालों को जो अगर हालात खराब हो तो मेरा नहीं मानना भी दूसरों है के तो सही है। कैसे कर सकते हाँ, हैं? दूसरों का कैसे सही है। एक प्राइम मिनिस्टर और सीएम के घर वालों के हालात ठीक नहीं, तो ये जो बोलते हैं कि 10% गुर्बत दूर हो गई, तो वो दूसरों की दुख कैसे दूर हो सकती है, कहने का मतलब ये था। तो बात ये ऐसे ही नहीं, इसमें लोग भी बातें वजन कर है। सकते हैं हाँ, भाई। बात में भाई दम तो है, बात में आप मानो ये ना क्या आप मानो, बात अपनी में। फैमिली का अच्छा नहीं कर सकते, कंट्री का क्या खाक करेंगे। तो लोग ये- बातें करने को तो बहुत कुछ कर सकते कर हैं। सकते हैं, लेकिन ये कि आप जो आपकी तनख्वाह है उसमें, आपकी जाती तनख्वाह है उसमें आप करप्शन तो की नहीं, उसमें से तो आप कुछ हिस्सा दे ही सकते हैं कम से बिल्कुल कम। दे सकते। तो ये होता है। बाकी भाई कंट्री के लिए ये है कि अच्छा काम लोग करें, क्या बहुत अच्छा काम करें, लेकिन क्योंकि अपनी फैमिली को भी टाइम देना यूपी चाहिए, उसके ऊपर भी पैसे लगाने चाहिए। गवर्नमेंट हट इतने बंद। प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगा रहे हो, मेरे ख्याल से देखो अच्छा अपनी नहीं, फैमिली- योग में तू तो अलग ही निकल जाता है भाई साहब। अपनी जो जाती तनख्वाह है उसमें से कुछ हिस्सा दे सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। बिल्कुल नहीं बाकी है। भाई साहब ये यूपी बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, मैं कहता हूँ दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट को ये है तो वो यूपी है। पाकिस्तान के बराबर की भाई पूरा population- जर्मनी, फ्रांस, वो UK, 3 कंट्रियों तीन कंट्रियों में मिला के उसकी population बढ़ रही 23 से है। 25 करोड़ है। करोड़, हाँ, तो इतनी पाकिस्तान की इतनी पॉपुलेशन है, वही कह तो रहा इस हूँ। इतनी बड़ी पॉपुलेटेड एरिया को कंट्रोल करना ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, मतलब आसान काम नहीं है। और जिस तरह योगी सर बोल रहे थे, कोई मुस्लिम आकर मुझे बोल दे कि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है, कोई भी नहीं है। अगर वो इस गलत तरह नहीं उसने है कंट्रोल तो- किया है, अगर वो जुल्म गलत को नहीं है कम तो- किया है। जो चोर डाकू हैं, जो मतलब कि बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, उनको किस तरह लेकिन सहायता भाई की साहब है? एक ना मैं यहाँ पे चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा, हो सकता है आपको बुरा भी लगे, लेकिन आजकल जो है ना इंडिया में नफरत जो मीडिया ने इतनी भर दी है ना, ये कम्युनिटियों में, हिंदू मुस्लिम में, इसकी वजह से मैं कहता हूँ नुकसान होगा। आई विश के ना हो, लेकिन नजरें चीजें जो है ना वो आस्ता आस्ता देख लें। हरियाणा में जो आजकल चल रहा है, चाहे उसमें पहल जो की मुसलमानों ने की है या हिंदुओं की, जिसने भी पहल की है, सही एक तरह से तो पहल लाजमी हुई है, तभी हाँ। जो दंगे भड़के हैं। एक मस्जिद जला दी गई और मुसलमानों के भी मारा गया, हिंदू भी मरे, और एक पुलिस वाला उसने जनाब ट्रेन में 2 मुस्लिम को मारा, एक हिंदू को, अपने जो ऑफिसर उसको मार दिया। अच्छा, अजीबो गरीब माहौल चल रहा है इसमें भाई साहब, जो भी है ये जिस तरह ताने सियासत हमें के देते माहौल रहे में- ना, पहले आप अपने मुल्क को आगे रखते या अपने मजहब को, इस तरह अब की बात selection वही इंडिया आ में रही भी है। आ रही है। वही चीजें आ जाती हैं उसने भाई। अपने जो है मुल्क को छोड़कर अपने मजहब को प्रमोट करना शुरू कर दिया, जिस वजह से भाई साहब आज दंगे, मुल्की हालात खराब हो रहे हैं, मुल्क का नाम मुल्की जो इंटरनेशनल सतह पर खराब हो तो रहा है। इंडिया जो तरक्की कर रहा है ना, इसके पीछे था भाई साहब एकता, यूनिटी। अगर वो नहीं रहेगी तो भाई साहब कंट्री घाटे में जाएगा, आज नहीं तो कल। जब ये पाकिस्तान जो है ना भाई साहब, पाकिस्तान मजहब करके पाकिस्तान की लुट जो गया। हालत है आपको पता ही लुट है, इसमें गया, कोई दोहरी लुट राय गया। नहीं। और ये मजहब को लेकर ये जो सियासत होती है ना, ये खतरनाक चीज है। बहुत ही खतरनाक चीज है भाई ये तो भाई क्योंकि जब मजहब आ जाता है तो आदमी सब कुछ दीमक की तरह खोखला कर देती है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पाकिस्तान का मजहब की वजह से ऐसा हाल है, और मजहब को पाकिस्तान ने बदनाम कर दिया। हाँ तो हिंदू धर्म देखा जाए तो पीस की बात करती है, ना श्री राम मजहब की का, बात ना होती है, तो मजहब पीस का। की बात होती है। लेकिन जो रेडिकलाइज हो जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो भाई साहब वो मजहब को भी बदनाम करते हैं। ऐसी बात। जब दंगे भड़क जाते हैं तो जो जिसके हत्थे चढ़ता है वो उसको मार देता है, चाहे वो हिंदू मरे या मुस्लिम मरे, मरता इंडियन इंडियन ही है। तो वो सवाल इंडिया का तो नुकसान यही है भाई साहब, ना किसी धर्म का नुकसान है। बिल्कुल। तो अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो और टॉपिक पे थी, लेकिन जो हम थोड़ा सा आगे ही निकल गए,
चलो कोई बात नहीं, ये आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा और ज़रूर बताइएगा अपने राय भाई साहब, क्या मज़हब और कंट्री इस तरह नफरत पैदा करनी चाहिए? ये न्यूज़ वाले जो खास तौर पे करते हैं। पहले मैंने इतना अर्सा यार हो गया, हमने कभी नहीं सुना था कि हिंदू मुस्लिम की डिबेट चल रही है न्यूज़ चैनल के ऊपर। आजकल वो चलती है टीआरपी के लिए, वो पैसा कमाते हैं लेकिन अंदरूनी तौर पे वो मुल्क को खोखला कर रहे हैं। ऐसी बात है। तो ऐसे जो धर्म के ठेकेदार हैं, इनसे वैसे बचनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।